न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आप देख रहे हैं व्यक्ति विशेष। 58 साल पुराने एक ऑर्डर पर हंटर चला, इसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जिस संगठन पर विपक्ष को ऐतराज है वो कोई आतंकी संगठन नहीं बल्कि समाज और संस्कृति के लिए काम करता है। अदालत ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है, फिर भी विवाद नहीं थम रहा। व्यक्ति विशेष में बात आज दुनिया के सबसे बड़े स्वैच्छिक संगठन की, आरएसएस की। पीएम मोदी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं और इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 58 साल पुराना फैसला रद्द कर दिया, जिसके बाद सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस के कार्यक्रमों में आधिकारिक तौर पर शिरकत कर सकेंगे। लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। क्या है विरोध के पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगी उस पाबंदी को हटा लिया है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को संघ के कार्यक्रम में जाने पर मनाही थी। 58 साल पहले ये फैसला इंदिरा गांधी की सरकार ने लिया था, जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने पलट दिया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। इस प्रकार के देशभक्त और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है, कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से एक गलत प्रतिबंध लगाया था, उस गलती को हमने सुधार दिया। वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करता है। उम्मीद के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस आदेश का स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष को सरकार के आदेश पर गहरी आपत्ति है। गलत है, जो एक सिस्टम बना हुआ था तो ये चुपचाप छिपके जैसे किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई थी सैफ्रनाइजेशन की, उसी का आप हिस्सा देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं, तो अब क्यों बदल? केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों के उन आदेशों को संशोधित किया है जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और दूसरी गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। आरोप है कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। रिटायर होने के बाद पेंशन और दूसरे लाभ को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे। सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रम में जाने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को सही बताते हुए सरकार ने तब दलील दी थी कि आरएसएस की वजह से कर्मचारियों की तटस्थता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि इसे धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए उचित नहीं माना जाएगा, यानी अगर सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में गए तो धर्मनिरपेक्षता के लिए ये ठीक नहीं होगा और इसलिए सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का हवाला देते हुए सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस कार्यक्रम में जाने पर बैन लगा दिया गया था।
तो आइए अब जानते हैं जो सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का हवाला देते हुए 58 साल पहले आरएसएस पर बैन लगाया गया, वो नियम क्या कहता है। केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का नियम 5 कहता है कि यदि कोई भी सरकारी सेवक राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होगा, राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का सदस्य नहीं होंगे, सरकारी सेवक राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, सरकारी सेवक राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस की पहचान एक सांस्कृतिक और समाज सेवी संगठन के तौर पर रही है। बावजूद उसके राजनीति वाले नियम का हवाला देते हुए आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था। आरएसएस से जुड़ी एक याचिका पर एमपी हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ये महसूस करने में 5 दशक लग गए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठन को गलत तरीके से सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित संगठनों की सूची में रखा गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर बैन की कोई भी कोशिश सबूत पर आधारित होनी चाहिए, नहीं तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी रहे पुरुषोत्तम गुप्ता की याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। हर क्षेत्र में काम करती है, उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया। तो मैं सर्विस के दौरान भी चाहकर भी अपना सेवा नहीं कर पाया, तो मैं सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे लगा कि एक याचिका दायर करना चाहिए ताकि मुझे ये जानकारी मालूम पड़ सके कि सरकारों ने, पिछली सरकारों ने 1966, 1970, 1980 में 3 बार कर्मचारियों पे क्यों प्रावधान लगाया और इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान था। इसके बावजूद केंद्र सरकार के स्तर पर ये वैध बना हुआ था। इस मामले में एक केस इंदौर की अदालत में चल रहा था, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से सफाई मांगी थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए उक्त प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस को अब भी आदेश पर एतराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस कार्यक्रमों में शामिल होने पर बैन की कोई कोशिश सबूत आधारित होनी चाहिए, नहीं तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि केंद्र सरकार को यह गलती सुधारने में आधी सदी लग गई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी 58 साल पुरानी रोक को हटा दिया। जाहिर है इससे सरकारी कर्मचारी उत्साहित हैं। राजस्थान के भी सरकारी कर्मचारी अब सूबे की सरकार से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो रोक हटाई है, कर्मचारियों के भाग लेने की जो रोक थी, जो 1966 में लगाई गई थी, उसको हटाया है और एक ये सराहनीय पहल है। राजस्थान सरकार को भी बिल्कुल हटा देना चाहिए। और मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। उसकी भूमिका कहीं भी वो राजनीतिक रूप में कभी भी आज तक उसने प्रत्यक्ष रूप से कोई भागीदारी नहीं ली है। और वो सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन होने के नाते कोई भी कर्मचारी भी है तो कर्मचारी 24 घंटे एक ही प्रोफाइल में काम नहीं करता है। वो एक कार्मिक जरूर होता है, वो एक नागरिक की भूमिका में भी होता है। और आरएसएस का तो इतिहास रहा है कि उसको भारत के स्वतंत्रता दिवस पर परेड में शामिल होने की अनुमति नेहरू जी के टाइम भी मिली थी। आरएसएस की जो सभाएं होती है, शाखाएं लगती है, उनमें भी सबने भाग लिया है और ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। इसलिए मैं तो भारत सरकार का
जो देर से सही लेकिन अब जाकर के तो वर्षों बाद उन्होंने ये प्रतिबंध हटाया है, वह स्वागत योग्य है। और उसी से प्रेरणा लेकर राजस्थान सरकार को भी तत्काल इसका पटापेक्ष कर देना चाहिए। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। इस बात पर चर्चा हो रही है कि सरकार ने संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों पर लगे प्रतिबंध को आखिर क्यों हटा दिया। कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को संघ के कार्यक्रमों में जाने पर से रोक हटने से देश के प्रशासनिक ढांचे में संघ की एंट्री होगी। कई जानकार कहते हैं कि राजनीतिक ढांचे में संघ की एंट्री 1950 में ही हो गई थी, जब जनसंघ का गठन किया गया। अब सरकार के हालिया फैसले से संघ की एंट्री प्रशासनिक ढांचे में भी हो जाएगी। कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारी पहले भी संघ के कार्यक्रम में जाते थे, लेकिन छिप छिप कर। उन्हें अपने करियर का डर था, लेकिन अब ऐसा होगा ही नहीं। अब सरकारी कर्मचारी खुलकर संघ के साथ जा सकेंगे। अब क्योंकि केंद्र और 10 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो संघ को इसका भी फायदा मिलेगा। हमको राष्ट्रीय सेवा में किसी को मना नहीं करना चाहते, राष्ट्रीय सेवा करें, अच्छे से करें, उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रीय सेवा का नाम लेकर प्रॉपर रूप से पॉलिटिकल पार्टी में जिस प्रकार से संघ का इंटरफेयर है और बड़े बड़े निर्णय संघ की तरफ से बीजेपी के अंदर किए जा रहे हैं, तो बीजेपी और संघ एकदम मिले हुए हैं। बैन हटने के फैसले को सियासी नफे नुकसान के नजरिए से देखने वालों पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। विपक्ष के लोग कई बार कहते हैं कि संघ जो है वो सरकार में दखल अंदाजी करता है, संघ जो है वो अदृश्य होकर के सरकार का पावर सेंटर चलाता है। उनको कहीं देशभक्त लोगों से पीड़ा होती होगी, चरित्रवान लोगों से पीड़ा होती होगी, ईमानदार लोगों से पीड़ा होती होगी। ये अगर कोई व्यक्ति को ऐसा वहम है और गलतफहमी है, तो मैं कहूँगा कि एक बार स्वयं सेवक संघ ज्वाइन करना चाहिए उसे। और राष्ट्र भक्ति क्या होती है, राष्ट्र की सेवा क्या होती है, राष्ट्र समर्पित क्या होता है, ये स्वयं सेवक संघ में उन्हें प्रवेश से पता चलेगा। आदरणीय संचालक जी ने कह चुके हैं ये बात कि अपने आप को बर्बाद करना हो, यानी अपने आप को समाप्त करना हो, यानी अपने आप को समर्पित करना हो, तो स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता बन जाओ और सेवा करो, राष्ट्र की भक्ति करो और अपने आप को भूल जाओ। आपको बताते चले कि गठन के बाद से ही अब तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर 3 बार बैन लग चुका है। पहली बार बैन गांधी की हत्या के बाद लगा, दूसरी बार आपातकाल, तीसरी बार अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद। हालांकि तीनों ही बार संघ की एक्टिविटी पर से बैन हटा लिया गया, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को संघ के कार्यक्रम से दूर रहने का आदेश अब तक लागू था। देश की सत्ता में वर्तमान में संघ समर्थित भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। संघ शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहा। अगले साल यानी 2025 में संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे। आरएसएस इस अवसर पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है। ऐसे में संघ नहीं चाहेगा कि उस पर किसी भी तरह के बैन हो। संघ अपने शताब्दी वर्ष पर सियासी या किसी भी तरह की अस्पृश्यता का दंश नहीं झेलना चाहता। संघ से जुड़े लोगों का कहना है कि संगठन की कोशिश अब यह है कि भारतीय लोकतंत्र में भी सभी वर्ग उसे आसानी से स्वीकार कर लें। शताब्दी वर्ष के मौके पर संघ नए सिरे से रणनीति तैयार कर सकता है। ऐसे में पुराने प्रतिबंध के फैसले उसकी राह में रोड़ा बने हुए थे। सरकार के इस फैसले से अब संघ की स्वीकार्यता सभी वर्गों में बढ़ेगी, खासकर उन वर्गों में जो देश के लिए डिसीजन मेकिंग में शामिल हैं या होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। 27 सितंबर 1925 को वजूद में आने से लेकर अब तक आरएसएस के उतार चढ़ाव की कहानी बेहद दिलचस्प है। यकीन करना मुश्किल है कि 99 साल पहले सिर्फ 5 लोगों के साथ आरएसएस की शुरुआत हुई, जो कि आज देश भर में 73,000 से ज्यादा शाखाओं तक पहुंच चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का सफर 90 साल से ज्यादा का हो चुका है। इस सफर के दौरान आरएसएस ने कई उतार चढ़ाव देखे।
एक दौर वो भी था जब सरकार को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। संघ पर एक बार नहीं बल्कि 3 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद आरएसएस का कारवां लगातार आगे बढ़ता रहा। आरएसएस संवाद के जरिए लोगों से जुड़ता रहा और यही वजह है कि देश की राजनीति में आरएसएस का बड़ा दखल माना जाता है। चुनावों में टिकट मिलना, मंत्री बनना या फिर मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो, आरोप लगता है कि रिमोट कंट्रोल इसी संगठन के हाथ रहता है। आपका भाव ये है, शायद ये पूछना चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का काम करता है क्या? भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र राजनीतिक संगठन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतंत्र संगठन है। एक दूसरे के कामों में दखलंदाजी नहीं करते, लेकिन कभी कभी विचार विमर्श जरूर होता है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है कि देश में सब खुशहाल रहें, चरित्रवान लोग खड़े हों और देश की रक्षा करने के लिए दोनों संगठन हमेशा प्रतिबद्ध। भारत जन्मभूमि रह सकती है, लेकिन स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता आपको पूरी दुनिया में मिलेगा, देश में विदेश में मिलेगा और उसमें सभी जाति धर्म को मानने वाले लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें पर्टिकुलर कोई एक समाज के लोग या एक धर्म को मानने वाले लोग मिलेंगे। स्वयं सेवक संघ का विराट कार्य है और उसमें राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की सेवा के साथ में संपूर्ण देश की सेवा बिना किसी भेदभाव के करने का स्वभाव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संघ है कार्य करने का जो राष्ट्र सेवा में समर्पित है, जिनकी भावनाएं केवल राष्ट्र हित के अंदर जाती है। स्वयं सेवक के मायने हैं देशभक्त। आरएसएस को जानने के लिए हमें थोड़ा अतीत में चलना पड़ेगा, इतिहास के पन्नों को भी पलटना पड़ेगा। ये वो दौर था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। देशवासी आक्रोशित और अपमानित महसूस कर रहे थे। साल 1919 खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक मंच पर लाने के मौके के रूप में देखा। गांधी ने एक नारा दिया, जिस तरह हिंदुओं के लिए गाय पूज्य है, उसी तरह मुसलमानों के लिए खलीफा। डॉक्टरी पढ़कर नए नए कांग्रेसी बने नागपुर के डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को गांधी जी का फैसला नागवार गुजरा। डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी लिखने वाले सीपी भिशिकर ने अपनी किताब में लिखा है कि हेडगेवार ने गांधी जी से कहा कि खलीफा का समर्थन करके मुसलमानों ने ये साबित कर दिया है कि देश से पहले उनका धर्म है। कांग्रेस को इस आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने डॉक्टर हेडगेवार की बात नहीं मानी और खिलाफत आंदोलन के समर्थन की घोषणा कर दी। अगस्त 1921 खिलाफत आंदोलन केरल पहुंचा। यहाँ के मालाबार इलाके में मुसलमानों और हिंदू जमींदारों के बीच झड़प हुई, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2 साल बाद यानी कि 1923 में नागपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ। खिलाफत आंदोलन और मालाबार हिंसा से नाराज हेडगेवार के मन में हिंदुओं के लिए अलग संगठन तैयार करने का ख्याल आ चुका था। तारीख 27 सितंबर 1925 उस दिन विजयदशमी थी। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने अपने घर पर एक बैठक बुलाई, जिसमें कहा कि आज से हम संघ शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार के साथ विनायक दामोदर सावरकर के भाई गणेश सावरकर, डॉक्टर बीएस मुंजे, एलवी परांजपे और बीबी थोलकर भी शामिल थे। 17 अप्रैल 1926 को हेडगेवार के संगठन का नामकरण हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। 1930 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। हेडगेवार इस आंदोलन में शामिल हुए और जेल भी गए। संघ सर कार्यवाहक रहे। एचवी शेषाद्री की किताब के मुताबिक 25 दिसंबर 1934 महात्मा गांधी महाराष्ट्र के वर्धा में संघ के एक शिविर में पहुंचे थे। आरएसएस भले ही 27 सितंबर 1925 को वजूद में आया, लेकिन आज इसकी शाखाएं 39 देशों से ज्यादा फैल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में संघ की शाखाएं हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से लगती हैं। संघ का यह नेटवर्क अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा पश्चिमी एशियाई देशों में भी है। विदेशों में संघ की शाखाओं में ड्रेस कोड भी अलग होता है। भारत की शाखाओं में भारत माता की जय का नारा लगाया जाता है, जबकि विदेशों में विश्व धर्म की जय का नारा लगाया जाता है।
संघ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक संघ ने 2025 में शताब्दी वर्ष होने पर 1 लाख शाखाएं लगाने का लक्ष्य रखा है। शताब्दी वर्ष होने पर सिर्फ 12 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी पर से बैन हटने पर संघ को शाखाओं की संख्या बढ़ाने में फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।